अगर यह नाचती है तो मैं हॉल साफ करूंगा। गौरव खन्ना की हंसी शीश महल में गूंज उठी, जिसने ऑर्केस्ट्रा को भी खामोश कर दिया। सभी की नजरें नीले वर्दी वाली महिला पर थीं, जो कांपते हाथों से एक सफाई का कपड़ा पकड़े हुई थी। आद्विका ने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी के कोने में छिपकर नाचने के वे कुछ सेकंड उसका जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। जो उसके बाद हुआ उसने अरबपति को भी अवाक कर दिया। 4 घंटे पहले आद्विका शर्मा अपने घर से निकली थी, अपने दोनों बच्चों को सोते हुए छोड़कर। 7 साल का मयंक और केवल 4 साल की छोटी सानवी मंडावली के 2 कमरों वाले अपार्टमेंट में शांति से सो रहे थे। उनके घुंघराले बाल एक व्यावहारिक बन में बंधे थे और उनकी सांवली त्वचा दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। आद्विका एक ऐसी महिला थी जो अपनी स्वाभाविक सुंदरता से ध्यान आकर्षित करती थी। साधारण काम की वर्दी पहने हुए भी यह एक और सप्ताहांत था जब वे सोते थे और वह काम करती थी। जरूरत के कारण परिवार से दूर एक और रात। 30 साल की उम्र में आद्विका अस्तित्व की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ थी। सप्ताह के दौरान वह शहर के केंद्र में एक पशु चिकित्सक क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। तनख्वाह से मुश्किल से बुनियादी खर्चे पूरे होते थे, इसीलिए सप्ताहांत में वह लग्जरी इवेंट्स में सफाई कर्मी के रूप में अतिरिक्त काम करती थी। यह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया थी, लेकिन यह सपनों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भुगतान करती थी। उस शनिवार की रात काम ताज पैलेस होटल दिल्ली में था और इवेंट था खन्ना फाउंडेशन का वार्षिक भव्य समारोह, एक भव्य उत्सव जहां दिल्ली का अभिजात वर्ग सामाजिक कार्यों में मदद करने के लिए इकट्ठा होता था, जबकि वे ऐसी संपत्ति का प्रदर्शन करते थे जो पूरे परिवारों को दशकों तक भोजन करा सकती थी। मुख्य हॉल मनमोहक था। छत से क्रिस्टल के झाड़ लटके हुए थे, जैसे पकड़े गए तारे, इतालवी संगमरमर के फर्श पर सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए। सफेद रेशम के मेजपोशों से ढकी गोल मेजें पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से फैली हुई थीं। हर एक को ऑर्किड के फूलों से सजाया गया था, जिनकी कीमत आद्विका की मासिक तनख्वाह से भी ज्यादा थी। वह इस ग्लैमर भरी दुनिया को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन हमेशा दूर से। सालों तक उसने देखा जब वह दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण थिएटरों के ग्रीन रूम साफ करती थी। उसने बैलेरिनाओं को तैयारी करते देखा, उन संगीत को सुना जो उसके दिल की धड़कनें तेज कर देते थे। हर एक हरकत को प्रभावशाली सटीकता के साथ याद कर लेती थी। नृत्य हमेशा उसका गुप्त जुनून रहा था, लेकिन सपने बिलों का भुगतान नहीं करते, न ही बच्चों की खांसी का इलाज करते हैं। जब वह बुफे की अंतिम मेजें व्यवस्थित कर रही थी, यह जांचते हुए कि हर गिलास अपनी सटीक जगह पर था, एक वॉल्ज बजना शुरू हुआ। यह ब्लू डैन्यूब था, वही संगीत जिस पर वह घर पर अकेले नाचती थी जब बच्चे आखिरकार सो जाते थे, और वह कुछ कीमती मिनटों के लिए वास्तव में वह हो पाती थी जो वह थी। ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि ने खाली हॉल को भर दिया, एक जादुई वातावरण बनाया। आद्विका ने अपना काम रोक दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, धुन को खुद को पूरी तरह से घेरने दिया। बिना ध्यान दिए उसके पैर पॉलिश किए गए संगमरमर के फर्श पर फिसलने लगे। अभी तक कोई दर्शक नहीं था। मेहमान छत पर कॉकटेल रिसेप्शन में थे। यह केवल वह थी, संगीत और कुल स्वतंत्रता का वह क्षण। उसकी भुजाएं स्वाभाविक सुंदरता के साथ हिल रही थीं, जैसे कि सफाईकर्मी की नीली वर्दी एक भव्य गाउन थी और खाली हॉल नगर निगम का थिएटर था। हर कदम एकदम सही था, हर मोड़ सालों के दबे हुए सपनों की अभिव्यक्ति थी। 3 मिनट 40 सेकंड के लिए आद्विका एक अकेली मां नहीं थी जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह बैलेरीना थी जो उसने हमेशा बनने का सपना देखा था। ठीक इसी क्षण गौरव खन्ना हॉल में दाखिल हुए। गौरव एक प्रभावशाली और डरावनी शख्सियत थे। 45 साल की उम्र में रियल एस्टेट व्यवसायों में बनी उनकी अरबों की संपत्ति केवल उनकी क्रूरता की प्रतिष्ठा से ही पार थी। उन्हें सार्वजनिक रूप से कर्मचारियों को अपमानित करने में मजा आता था, खासकर जब दर्शक साथ हंसने और उनकी श्रेष्ठता की भावना को मान्य करने के लिए मौजूद होते थे। हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उन्होंने आद्विका को कुछ सेकंड तक नृत्य करते हुए देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जो जल्दी ही कुछ ज्यादा ही गंभीर में बदल गया। उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान बन गई जब उन्होंने रात के मनोरंजन के लिए एकदम सही अवसर देखा। जरा देखो, गौरव चिल्लाए, अत्यधिक और व्यंग्यात्मक ढंग से तालियां बजाते हुए। हमारी सफाईकर्मी तो कलाकार है। संगीत अचानक रुक गया। कंडक्टर भ्रमित होकर आवाज की दिशा में देखा। आद्विका एक हरकत के बीच में जम गई, जैसे एक मूर्ति जिसने अभी जान पाई थी और क्रूर वास्तविकता से आश्चर्यचकित हो गई थी। हॉल, जो कुछ सेकंड पहले उसके सपनों का मंच था, अब ग्लैडिएटर्स के अखाड़े जैसा लग रहा था। पहले मेहमान उनके चिल्लाने से आकर्षित होकर अंदर आने लगे और जल्द ही यह देखने के लिए एक जिज्ञासु भीड़ जमा हो गई कि क्या हो रहा था।
इधर आओ मेरी प्यारी, गौरव ने नकली कोमलता से बुलाया, उसकी ओर एक शिकारी की तरह चलते हुए जिसे अपना शिकार मिल गया था। जब तुम इतना अच्छा नाचती हो तो हमारे प्रतिष्ठित मेहमानों के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन कैसा रहेगा? हंसी धीरे से शुरू हुई, एक शरारती फुसफुसाहट की तरह जो अपमान की एक सिम्फनी बनने तक बढ़ती गई। उच्च समाज के 500 लोगों ने आद्विका की ओर अपनी नजरें फेरीं, जिसने अपने चेहरे को शर्म से जलते हुए और अपने दिल को घबराहट से धड़कते हुए महसूस किया। उसने संगमरमर के खंभों में से एक के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। सभी की आंखें उस पर टिकी थीं, उसके साधारण रूप के हर विवरण को चारों ओर की भव्यता के विपरीत देख रही थीं। मैं बस काम कर रही थी साहब, आद्विका हकलाई। भीड़ की क्रूर फुसफुसाहट के बीच उसकी आवाज लगभग अनसुनी थी। काम? गौरव और जोर से हंसे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सुने। यह जो तुम कर रही थी वह काम था? यह तो भव्यता की कल्पना लग रही थी, एक नौकरानी जो खुद को बैलेरीना समझती है। अपमानपूर्ण और विनाशकारी था। आद्विका चारों ओर से आने वाली विभिन्न प्रकार की नजरों को महसूस कर सकती थी। दयालुता भरी दया, अभिजात वर्ग का तिरस्कार, विकृत मनोरंजन। कुछ महिलाएं शरारती टिप्पणियां फुसफुसा रही थीं, जबकि पुरुष स्थिति पर खुले तौर पर हंस रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने पूरी ताकत से उनसे लड़ाई की। वह उन लोगों के सामने नहीं रोएगी, उन्हें यह अतिरिक्त संतुष्टि नहीं देगी। तभी गौरव ने, यह महसूस करते हुए कि उसका पूरा ध्यान दर्शकों पर है, शो को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। जानते हो क्या? उन्होंने नाटकीय ढंग से कहा, अपने सूट की जेब से तालवी चमड़े का बटुआ निकालते हुए और शुद्ध शून्य का नोट लहराते हुए, जैसे कि यह एक ट्रॉफी हो। अगर वह वॉल्च पर नाचती है तो मैं हॉल साफ करूंगा। क्या कहते हो दोस्तों? क्या आप हमारी सिंड्रेला को एक असली राजकुमारी बनने की कोशिश करते देखना चाहते हैं? उसके बाद की खामोशी कानफोड़ थी, यहां तक कि वेटर ने भी शैंपेन परोसना बंद कर दिया और हॉल के केंद्र में हो रहे क्रूर तमाशे को देखने लगे। आद्विका ने गौरव के हाथ में नोट को ध्यान से देखा। 10,000। यह वही राशि थी जिसकी उसे अपने किराए का भुगतान करने और सानवी के लिए निजी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जरूरत थी, जिसे 3 हफ्तों से लगातार खांसी आ रही थी। और अगर मैं सफल हुई तो? आद्विका ने पूछा, अपनी आवाज में अचानक उभरी हिम्मत से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गौरव हंस पड़े, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बेतुका मजाक सुना हो। अगर तुम मुझे प्रभावित कर पाती हो, और मुझे गहरा संदेह है कि तुम ऐसा कर पाओगी, तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा और इस पूरे हॉल को अपने हाथों से साफ करूंगा। अविश्वसनीयता की एक फुसफुसाहट बिजली की लहर की तरह भीड़ में फैल गई। गौरव खन्ना, वह आदमी जो दस्ताने पहने बिना अपने भोजन को भी नहीं छूता था, हॉल की सफाई कर रहा था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। लेकिन अगर तुम शर्मिंदा हुई, और तुम निश्चित रूप से शर्मिंदा होगी, तो तुम इस शहर के किसी भी इवेंट में कभी काम नहीं कर पाओगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी देखभाल करूंगा। मेरा वचन किसी भी बायोडाटा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आद्विका को अपने पैरों में कंपन महसूस हुआ, लेकिन डर से नहीं। यह शुद्ध एड्रेनालाइन था जो उसकी नसों में दौड़ रहा था। 50,000 उसके और उसके बच्चों के जीवन को कई महीनों तक पूरी तरह से बदल सकते थे। डॉक्टरी सलाह, दवाएं, नए कपड़े, शायद उसके लिए कुछ नृत्य कक्षाएं भी। मैं स्वीकार करती हूं, उसने कहा। उसकी आवाज अब स्टील की तरह मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। गौरव ने शुद्ध द्वेष के साथ मुस्कुराया, जैसे एक शैतान जिसने अभी एक समझौता किया हो। उत्कृष्ट कंडक्टर, सबसे मुश्किल और जटिल वॉल्स बजाओ जो तुम जानते हो। देखते हैं कि हमारा कलाकार वास्तव में क्या कर सकता है। उस हॉल में किसी को नहीं पता था कि आद्विका शर्मा सिर्फ एक साधारण सफाई कर्मी नहीं थी, वह एक रहस्य रखती थी जिसे उसके बच्चे भी पूरी तरह से नहीं जानते थे। 15 साल पहले आद्विका को इंद्रप्रस्थ की परी के रूप में जाना जाता था, दिल्ली की सबसे होनहार बैलेरीना में से एक। केवल 15 साल की उम्र में वह पहले से ही नेशनल थिएटर की बैले कंपनी में नाच रही थी और उसे कंपनी की भविष्य की प्रमुख बैलेरीना के रूप में देखा जाता था। उसका बचपन पूरी तरह से नृत्य के इर्द गिर्द बुना गया था। उसकी मां श्रीमती सरला देवी इंपीरियल बैले एकेडमी में कक्षाओं का भुगतान करने के लिए दर्जी के रूप में दोहरी पाली काम करती थीं। शनिवार को आद्विका सुबह 5 बजे उठती थी ताकि नियमित कक्षाओं से पहले 3 घंटे का अभ्यास कर सके। रविवार विशेष रिहर्सल के लिए समर्पित होते थे। तुम में कुछ खरास है बच्ची, गुरुजी पंडित वर्मा हमेशा कहते थे, एक सख्त रूसी जिन्होंने बोलशोई में नृत्य किया था। तुम्हारी तकनीक त्रुटिहीन है, लेकिन तुम्हारे आंदोलनों में एक शक्ति है जो आत्मा से आती है। तुम्हारी प्रतिभा वाली एक सांवली बैलेरीना न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए दरवाजे खोल सकती है।
17 साल की उम्र में आद्विका को पेरिस बैले एकेडमी में अध्ययन करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। यह किसी भी भारतीय बैलेरीना का सपना था, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रशिक्षण लेना और शायद पेरिस ओपेरा में एक जगह जीतना, लेकिन जीवन की अन्य योजनाएं थीं। यात्रा से 3 दिन पहले श्रीमती सरला देवी को पक्षाघात का एक गंभीर दौरा पड़ा। घंटों के भीतर वह मजबूत महिला जो अकेले परिवार का भरण पोषण करती थी, बिस्तर पर पड़ गई। उसे पूरी देखभाल की जरूरत थी। आद्विका ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने छात्रवृत्ति ठुकरा दी और अपनी मां की देखभाल के लिए रुक गई। जाओ बेटी, श्रीमती सरला देवी ने कठिनाई से फुसफुसाया, हमारे सपने को पूरा करो। हमारा सपना अब आपकी सेहत है, आद्विका ने जवाब दिया, अपनी मां के लकवाग्रस्त हाथों की मालिश करते हुए। पेरिस इंतजार कर सकता है। पेरिस ने इंतजार नहीं किया। छात्रवृत्ति किसी और लड़की को मिल गई और आद्विका को महंगी दवाओं और फिजियोथेरेपी का भुगतान करने के लिए काम करना पड़ा। उसे बच्चों को नृत्य सिखाने के कुछ काम मिले, लेकिन तनख्वाह अपर्याप्त थी। तभी उसकी मुलाकात रवि से हुई, एक स्नेही लड़का जो मैकेनिक के रूप में काम करता था और उसे ठीक वैसे ही प्यार करता था जैसी वह थी। तुम्हें खास होने के लिए नृत्य करने की जरूरत नहीं है, वह कहता था, तुम पहले से ही परिपूर्ण हो। 19 साल की उम्र में आद्विका मयंक के साथ गर्भवती थी। 21 साल की उम्र में सानवी दुनिया में आई। रवि एक उपस्थित और प्यार करने वाला पिता था। अतिरिक्त काम करता था ताकि आद्विका बच्चों के साथ घर पर रह सके। श्रीमती सरला देवी में काफी सुधार हुआ और वह अपने पोते पोतियों से मिली। अब तुम्हारे पास एक सुंदर परिवार है, वह कहती थीं। आद्विका को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती थीं। नृत्य तो बस तुम्हारी कहानी की शुरुआत थी। कुछ सालों तक आद्विका वास्तव में खुश थी। वह घर पर बच्चों के लिए नृत्य करती थी जो हंसते थे और अपनी मां की हरकतों की नकल करने की कोशिश करते थे। रवि हमेशा कहता था कि वह पैसा बचाएगा ताकि जब बच्चे बड़े हों तो वह फिर से नृत्य का अध्ययन कर सके, लेकिन त्रासदी ने फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब मयंक 5 साल का था और सानवी सिर्फ 2 साल की थी, तब रवि की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर एक अनियंत्रित ट्रक उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया। आद्विका ने न केवल अपने पति को खोया, बल्कि परिवार की पूरी वित्तीय स्थिरता भी। श्रीमती सरला देवी, जो आंशिक रूप से ठीक हो चुकी थीं, अपने प्यारे दामाद के खोने के सदमे से फिर से बिगड़ गईं। आद्विका ने खुद को अकेला पाया, 2 छोटे बच्चों, एक बीमार मां और आय के किसी भी स्रोत के बिना। तभी क्रूर वास्तविकता ने सपनों पर अपनी पकड़ बना ली। मां, आप अब और नृत्य क्यों नहीं करती? मयंक ने एक रात पूछा, अपनी मां को नौकरी ढूंढने के एक और दिन के बाद रोते हुए देखकर। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमारी योजनाएं बदल देती है, मेरे प्यारे, आद्विका ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सपने देखना बंद कर दें। उसे पहली नौकरी पशु चिकित्सक क्लिनिक में मिली। डॉ. राजीव मालिक एक दयालु व्यक्ति थे जो उसकी स्थिति जानते थे और एक उचित वेतन की पेशकश की, लेकिन यह अभी भी हर चीज के लिए पर्याप्त नहीं था। श्रीमती सरला देवी का पिछली सर्दियों में निधन हो गया। आद्विका को दुनिया में और भी अकेला छोड़ दिया। अब केवल वह और उसके 2 बच्चे सभी कठिनाइयों के खिलाफ थे। सफाई कर्मी के रूप में अतिरिक्त काम विशुद्ध जरूरत के कारण उत्पन्न हुए। क्लिनिक में एक परिचित ने इवेंट कंपनी का संकेत दिया और आद्विका ने पाया कि वह एक सप्ताहांत में वही कमा सकती है जो वह रिसेप्शन पर एक पूरा सप्ताह कमाती थी। ईमानदारी से काम करने में कुछ भी गलत नहीं है, उसने नीली वर्दी पहनते हुए खुद से कहा। हर पेशे की अपनी गरिमा होती है, लेकिन दिल की गहराइयों में जब भी वह इवेंट्स में शास्त्रीय संगीत सुनती थी तो उसके अंदर कुछ हिलता था। उसके पैरों में नृत्य करने के लिए झुनझुनी होती थी। उसकी भुजाएं हवा में कहानियां सुनाना चाहती थीं। उसका पूरा शरीर उस कला के लिए तरसता था जो कभी उसके जीने का कारण थी। इसलिए उस रात ताज पैलेस होटल में जब ब्लू डैन्यूब बजना शुरू हुआ तो आद्विका बस खुद को रोक नहीं पाई। कुछ कीमती मिनटों के लिए वह फिर से वही बन गई जो वह अपनी आत्मा की गहराई में वास्तव में थी। और अब हॉल के केंद्र में खड़ी होकर 500 अमीर लोग उसे देख रहे थे। आद्विका जानती थी कि वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। रवि को खोने के बाद से शूपचास शून्य का मतलब था 3 महीने का किराया, सानवी के लिए डॉक्टरी सलाह, मयंक के लिए नए कपड़े और शायद, केवल शायद, नृत्य के साथ फिर से सपने देखने का मौका। लेकिन अगर वह विफल हुई तो वह शहर में कभी भी इवेंट्स में काम नहीं कर पाएगी। गौरव खन्ना के पास उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। कंडक्टर ने उसे वास्तविक जिज्ञासा से देखा। आप कौन सा वॉल्ज नृत्य करना पसंद करेंगी, मैडम?
आद्विका ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाया, सबसे मुश्किल जो आप जानते हैं, मैं उसे संभाल सकती हूं। दर्शकों में कुछ लोग शो देखने के लिए बेहतर ढंग से बैठने लगे। गौरव ने पूरी घमंड के साथ अपनी बाहें मोड़ लीं, इस बात पर यकीन रखते हुए कि कुछ ही मिनटों में वह उस महिला के पूर्ण अपमान पर हंस रहा होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या देखने वाला था। जब आद्विका मानसिक रूप से चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रही थी, गौरव खन्ना स्थिति के हर सेकंड का मजा ले रहा था। उसके लिए यह केवल मनोरंजन नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था जिसने उसके बीमार अहंकार को बढ़ावा दिया। गौरव ने सोने के पालने में जन्म लिया था, दिल्ली के एक पारंपरिक परिवार का इकलौता बेटा। 12 साल की उम्र में वह पहले से ही स्कूल के कम भाग्यशाली सहपाठियों को अपमानित करता था। 20 साल की उम्र में उसे एक भाग्य विरासत में मिला जिसे उसने संदिग्ध रियल एस्टेट व्यवसायों के माध्यम से कई गुना बढ़ा दिया, हमेशा जरूरत पड़ने पर किसी को भी कुचलते हुए। उसकी विशेषता सपनों को नष्ट करना था। 3 साल पहले एक इसी तरह की पार्टी के दौरान उसने अमित नाम के एक युवा पियानो वादक के करियर को बर्बाद कर दिया था। लड़के जो एक दरबान का बेटा था, शानदार ढंग से पियानो बजाता था, लेकिन गौरव ने एक अपमानजनक स्थिति बनाई जिसने उसे हमेशा के लिए संगीत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गरीबों की जगह सेवा करना है, खुद को दिखाना नहीं, उसने उस समय कहा था। 2 साल पहले प्रिया की बारी थी, एक प्रतिभाशाली शेफ जो उसके एक इवेंट के बुफे में काम करती थी। जब उसने मेनू में सुधार का सुझाव देने की हिम्मत की तो गौरव ने उसे सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया और सुनिश्चित किया कि उसे शहर में गुणवत्ता वाले रेस्तरां में कभी काम न मिले। ऐसे लोगों को अपनी औकात सीखनी चाहिए, वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, अन्यथा वे अपनी वास्तविकता से ऊपर के विचार रखने लगते हैं। गौरव के पास लोगों को नष्ट करने का एक विशिष्ट तरीका था। सबसे पहले वह एक ऐसी स्थिति बनाता था जहां शिकार को प्रतिभा या ज्ञान दिखाने के लिए लुभाया जाता था। फिर वह असंभव दांव या चुनौतियां तय करता था। जब व्यक्ति अनिवार्य रूप से विफल हो जाता था तो वह अपने प्रभाव का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता था कि परिणाम विनाशकारी हों। उसके संपर्कों का नेटवर्क विशाल और विषाक्त था। कंपनी के मालिक, थिएटर के निर्देशक, इवेंट के निर्माता सभी गौरव के एहसानमंद थे या उसके निवेश पर निर्भर थे। उसका एक शब्द दरवाजे खोल सकता था, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए बंद भी कर सकता था। तुम गौरव को जानते हो? उसके अमीर दोस्त हंसते थे। उसमें यह पहचानने की एक अद्भुत क्षमता है कि कौन वास्तव में उससे ज्यादा बनने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में गौरव में सच्ची प्रतिभा को पहचानने की क्षमता थी और यह उसे डराता था। 45 साल की उम्र में उसने कभी कुछ भी मूल्यवान नहीं बनाया था। उसकी संपत्ति विरासत और रियल एस्टेट सट्टेबाजी से आती थी। उसकी चैरिटी फाउंडेशन केवल कर लाभ के लिए एक दिखावा थी। उसके पास कोई कलात्मक प्रतिभा, विशेष कौशल या दुनिया में कोई सार्थक योगदान नहीं था। इसलिए जब भी वह किसी को वास्तविक प्रतिभा के साथ देखता था, खासकर किसी विनम्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को, तो उसे एक गहरी और तर्कहीन क्रोध महसूस होता था। यह ऐसा था जैसे इन लोगों का अस्तित्व उसकी अपनी हीनता का एक निरंतर अनुस्मारक था जो धन के वेश में छिपी हुई थी। उस रात जब उसने आद्विका को हॉल में अकेले नृत्य करते देखा तो गौरव को वह परिचित क्रोध अपने सीने में उठता हुआ महसूस हुआ। उसकी स्वाभाविक सुंदरता, हर हरकत में स्पष्ट जुनून, साधारण वर्दी के नीचे छिपी हुई त्रुटिहीन तकनीक, यह सब उसे गहराई से परेशान करता था। एक और जो खुद को खास समझती है, उसने सोचा, मैं उसे और सभी को दिखाऊंगा कि वास्तविकता क्या है। गौरव को पूरा यकीन था कि आद्विका बुरी तरह विफल होगी। आखिरकार वह सिर्फ एक 30 साल की सफाई कर्मी थी, शायद बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के 500 अभिजात वर्ग के लोगों के सामने एक जटिल वॉल्ज नृत्य करने की कोशिश कर रही थी। केवल दबाव ही उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन उसके आत्मविश्वास का एक और कारण था। उसने गुप्त रूप से कंडक्टर को स्ट्रॉस की एम्पर वॉल्ज चुनने का निर्देश दिया था, जो शास्त्रीय प्रदर्शनों की सूची में सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण टुकड़ों में से एक था, जिसमें ताल में अचानक बदलाव और आंदोलनों की आवश्यकता होती थी, जिसमें वर्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। पंडित शिव कुमार, गौरव ने कंडक्टर के कान में फुसफुसाया जब आद्विका तैयारी कर रही थी। वह वॉल्ज बजाओ जिसके बारे में हमने बात की थी, सबसे मुश्किल और सबसे तेज संभव गति पर बजाओ। कंडक्टर, जो गौरव के वित्तीय एहसानमंद थे, ने बस चुपचाप सिर हिलाया। गौरव ने अपने कुछ सबसे क्रूर दोस्तों को भी दर्शकों में इशारा किया था। जब वह शर्मिंदा होना शुरू करे तो जोर से हंसना। उसने निर्देश दिया, मैं चाहता हूं कि वह अपमान का पूरा भार महसूस करे। राजेश मेहता, एक समान रूप से नीच व्यवसायी, ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। तुम्हें वास्तव में कोई दया नहीं है गौरव, दया कमजोरों के लिए है।
गौरव ने जवाब दिया, मैं उसके लिए एक एहसान कर रहा हूं, उसे उसकी जगह दिखा रहा हूं, इससे पहले कि वह कल्पनाओं से खुद को और चोट पहुंचाए। पायल वर्मा अपनी तेज जुबान के लिए जानी जाने वाली एक सोशलाइट पहले से ही शरारती टिप्पणियां तैयार कर रही थी। बेचारी खुद को बैलेरीना समझती है, वास्तविकता को उसके चेहरे पर मारते देखना हास्यास्पद होगा। गौरव ने हॉल के केंद्र में आद्विका को देखा और एक प्रत्याशित संतुष्टि महसूस की। कुछ ही मिनटों में एक और निम्न व्यक्ति सीख जाएगा कि बहुत बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। उसे नहीं पता था कि उसका घमंड शानदार ढंग से उसके खिलाफ होने वाला था। मीरा शर्मा पार्टी की सबसे सम्मानित मेहमानों में से एक बढ़ती बेचैनी के साथ दृश्य को देख रही थीं। वह नेशनल थिएटर की कलात्मक निर्देशक थीं और उन्होंने अपना पूरा करियर सच्ची प्रतिभा को पहचानने और पोषित करने के लिए समर्पित किया था। जब उन्होंने आद्विका को कुछ मिनट पहले अकेले नृत्य करते देखा तो मीरा उनकी त्रुटिहीन तकनीक और महिला की स्वाभाविक कलात्मक अभिव्यक्ति से प्रभावित हुईं। यह शौकियापन नहीं है, उन्होंने सोचा, इस महिला को गंभीर पेशेवर प्रशिक्षण मिला है। मीरा गौरव को सालों से जानती थीं और जानती थीं कि उनका खेल क्या था। उन्होंने ऐसी ही अन्य स्थितियों का अनुभव किया था और हमेशा हस्तक्षेप न करने का पछतावा किया था। इस बार यह अलग होगा। जब गौरव अपनी प्रत्याशित क्रूरता का मजा ले रहे थे, मीरा रणनीतिक रूप से पहली पंक्ति में खड़ी हो गईं, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थीं। उन्हें एक पूर्वाभास था कि वह रात खास होगी। कंडक्टर, गौरव ने जोर से कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सुने, सबसे मुश्किल वाला बजाओ, बिना दया के। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान मानव क्रूरता का उसके शुद्धतम रूप में प्रतिरूप थी। आद्विका ने हॉल के केंद्र में गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और संगीत शुरू होने का इंतजार किया। गौरव ने अपनी बाहें मोड़ लीं, इस बात पर यकीन रखते हुए कि कुछ ही मिनटों में वह अपने द्वारा रचित सबसे बड़े अपमान पर हंस रहा होगा। गौरव कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पिछले कुछ महीनों में आद्विका ने गुप्त रूप से नृत्य का अभ्यास करना फिर से शुरू कर दिया था। यह सब तब शुरू हुआ जब सान्वी को अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल की लंबी रातों के दौरान आद्विका की मुलाकात दादी अम्मा से हुई, एक 78 वर्षीय महिला जो उसी बाल चिकित्सा वार्ड में अपने पोते से मिलने आई थी। तुम्हारे शरीर में एक बैलेरीना का स्वरूप है, दादी अम्मा ने पहली बातचीत में कहा। मैंने अपने समय में बहुत नृत्य किया है। मैं एक सहकर्मी को पहचान लेती हूँ जब मैं उसे देखती हूँ। आद्विका उदासी से मुस्कुराई। हाँ, बहुत पहले नृत्य किया था, लेकिन वह अतीत की बात है। अतीत? दादी अम्मा हंस पड़ी। मेरी प्यारी, नृत्य अतीत में नहीं रहता, यह आत्मा में रहता है, वापसी के समय का इंतजार करता है। अस्पताल में रात की बातचीत के दौरान आद्विका ने पाया कि दादी अम्मा 1960 के दशक में नेशनल थिएटर की प्रमुख बैलेरीना रह चुकी थीं। वह आद्विका के पूरे सफर को पूरी तरह से जानती थीं। उन्होंने उसके कुछ प्रदर्शन तब भी देखे थे जब वह किशोरी थी। तुम इंद्रप्रस्थ की परी थीं, दादी अम्मा चिल्ला उठीं। मुझे अच्छी तरह याद है, पंडित वर्मा तुम्हारे बारे में ऐसे बात करते थे जैसे तुम उनकी बेटी हो। वह कहते थे कि तुम सभी समय की सबसे बड़ी भारतीय बैलेरीना बनोगी। आद्विका की आंखों में आंसू आ गए। जीवन ने मेरी योजनाएं बदल दी। जीवन योजनाएं बदलता है, प्रतिभा को नष्ट नहीं करता, बुजुर्ग महिला ने पलटवार किया। तुम्हारे शरीर को अभी भी हर हरकत याद है मुझे। यह जब सान्वी को छुट्टी मिली तो दादी अम्मा ने एक अप्रत्याशित निमंत्रण दिया। रविवार की दोपहर मेरे घर आओ, मेरे तहखाने में एक पूरा स्टूडियो है, हम पुराने समय को याद कर सकते हैं। आद्विका हिचकिचाई। रविवार उसका एकमात्र पूरा आराम का दिन था, जब वह पूरी तरह से बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों को भी ले आओ, दादी अम्मा ने जोर दिया। वे बगीचे में खेल सकते हैं जबकि हम बात करते हैं, यह सभी के लिए अच्छा होगा। पहला रविवार केवल तकनीक के बारे में बातचीत थी। दादी अम्मा ने पुरानी तस्वीरें दिखाईं, महान प्रदर्शनों को याद किया, उन गुरुओं के बारे में बात की जिनसे वह अपने करियर के दौरान मिली थीं। दूसरे रविवार को उन्होंने आद्विका से कुछ बुनियादी हरकतें करने के लिए कहा, बस यह देखने के लिए कि क्या शरीर को अभी भी याद है। शरीर को केवल याद ही नहीं था, वह नृत्य करने के लिए तरस रहा था। हे भगवान! आद्विका को एक त्रुटिहीन ग्रैंड झटे करते हुए देखकर दादी अम्मा ने फुसफुसाया, जैसे तुमने कल ही अभ्यास करना बंद कर दिया हो। तुम्हारी तकनीक अक्षुण्ण है। तीसरे रविवार से उन्होंने एक दिनचर्या स्थापित की। जबकि मयंक और सान्वी घर की नौकरानी की देखरेख में बगीचे में खेलते थे, आद्विका और दादी अम्मा तहखाने में अस्थायी स्टूडियो में काम करते थे। इसे मंच पर वापसी मत समझो, दादी अम्मा कहती थीं, इसे आत्मा के लिए एक चिकित्सा समझो। तुम्हारे शरीर को इस भाषा की जरूरत है ताकि वह पूर्ण महसूस कर सके। 6 महीने तक
हर रविवार दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आद्विका ने नृत्य को फिर से खोजा। दादी अम्मा उम्र के बावजूद अभी भी एक असाधारण गुरु थीं। वह मुद्राओं को ठीक करती थीं, व्याख्याओं का सुझाव देती थीं, तकनीकी रहस्य साझा करती थीं जो उन्होंने महान यूरोपीय गुरुओं से सीखे थे। एम्परर वॉल्ज हमेशा तुम्हारी खासियत थी, दादी अम्मा ने एक रविवार को याद दिलाया। तुम इसे एक किशोरी के लिए प्रभावशाली परिपक्वता के साथ नाचती थीं। मुझे अब ठीक से याद नहीं है, आद्विका ने झूठ कहा, क्योंकि वास्तव में उसे हर ताल याद था। चलो यादें ताज़ा करते हैं। फिर उन्होंने 3 लगातार रविवारों तक जटिल वॉल्ट्स पर काम किया। दादी अम्मा पियानो बजाती थीं, जबकि आद्विका नृत्य करती थी। हर विवरण को उस सटीकता के साथ ठीक करती थी जिसने अपना पूरा जीवन उस कला को समर्पित कर दिया था। उत्तम, उन्होंने अंतिम रिहर्सल में कहा, तुम 17 साल की उम्र से भी बेहतर हो। दर्द और जीवन के अनुभव ने तुम्हारे आंदोलनों को एक भावनात्मक गहराई दी है जो तुम्हारे पास पहले नहीं थी। मयंक और सानवी को अपनी मां को नृत्य करते देखना बहुत पसंद था। मां जब नाचती हैं तो अलग लगती हैं। मयंक ने देखा, वह ज्यादा चमकती हैं। यह सच है। सानवी सहमत हुई। लगता है कि वह ज्यादा लंबी और ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। दादी अम्मा हमेशा मुलाकातों को एक ही वाक्य के साथ समाप्त करती थीं, तुम्हारी जैसी प्रतिभा हमेशा छिपी नहीं रह सकती। एक दिन जीवन एक अवसर देगा और तुम्हें तैयार रहना होगा। आद्विका ने कभी नहीं सोचा था कि यह अवसर इतने अपमानजनक तरीके से आएगा। ताज पैलेस होटल में इवेंट से 1 हफ्ते पहले उसने दादी अम्मा के घर पर एम्परर वॉल्ज का आखिरी बार अभ्यास किया था। मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, बुजुर्ग महिला ने रहस्यमय ढंग से कहा। आप यह कैसे महसूस कर सकती हैं? आद्विका हंसी। 60 साल के मंच ने हमें निर्णायक क्षणों को महसूस करना सिखाया है, दादी अम्मा ने जवाब दिया। मुझ पर विश्वास करो और खुद पर विश्वास करो। अब ताज पैलेस होटल के हॉल के केंद्र में खड़ी आद्विका ने अपनी सहेली के शब्द अपने दिमाग में गूंजते हुए सुने। उसकी मांसपेशियां तैयार थीं, उसकी तकनीक तेज थी, उसकी व्याख्या परिपक्व थी। उसने गहरी सांस ली और वॉल्ज की प्रारंभिक स्थिति में आ गई। दर्शकों में डॉ. मीरा शर्मा ने आद्विका की सही मुद्रा को देखा और एक प्रत्याशा की सिहरन महसूस की। यह महिला जानती है कि वह क्या कर रही है, उन्होंने सोचा। गौरव ने आद्विका की मुद्रा में अचानक आत्मविश्वास को देखते हुए बेचैनी का पहला धागा महसूस किया। असंभव, उन्होंने फुसफुसाया, वह इतनी अच्छी नहीं हो सकती। कंडक्टर ने अपनी छड़ी उठाई, आद्विका को आखिरी बार देखा और चुपचाप मुस्कुराया। वह भी एक पेशेवर को पहचानता था जब वह उसे देखता था। एम्परर वॉल्ज उसके मूल टेम्पो में, उन्होंने घोषणा की, गौरव के तेज बजाने के निर्देशों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। आद्विका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पहले सुर सुने और 15 साल की यादों को शुद्ध गति में फूटने दिया। परिवर्तन तात्कालिक और जादुई था। एम्परर वॉल्ज के पहले सुर एक नियंत्रित तूफान की तरह हॉल में भर गए। आद्विका 3 पूरे ताल तक नहीं हिली, अस्थायी मंच के केंद्र में एक संगमरमर की मूर्ति की तरह स्थिर रही। गौरव ने द्वेष के साथ मुस्कुराया, पहले ही नर्वस होकर जम गई। उन्होंने राजेश मेहता से फुसफुसाया, यह मेरे विचार से ज्यादा आसान होगा। लेकिन डॉ. मीरा शर्मा ने तुरंत पहचान लिया कि क्या हो रहा था। आद्विका जमी नहीं थी, वह संगीत के समय गिन रही थी, ठीक उसी क्षण में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी जब संगीत की आवश्यकता थी। यह एक अनुभवी पेशेवर की मुद्रा थी। चौथे ताल में आद्विका ने अपनी आंखें खोली। जो उसके बाद हुआ, उसने पूरे हॉल को पूर्ण खामोशी में छोड़ दिया। उसने एक धीमी और राजसी पोर्ट डी ब्रास के साथ शुरुआत की। उसकी भुजाएं हवा में सही चाप खींच रही थीं, जबकि उसके पैर त्रुटिहीन पास डी बुर्रे में फिसल रहे थे। हर हरकत को ऐसी तकनीकी सटीकता के साथ निष्पादित किया गया था जो पूर्णता के करीब थी। लेकिन कुछ और भी था, एक भावनात्मक अभिव्यक्ति जिसने तकनीक को शुद्ध कला में बदल दिया। हे भगवान, पायल वर्मा ने फुसफुसाया, उन शरारती टिप्पणियों को पूरी तरह से भूलकर जो उन्होंने तैयार की थीं। वह पेशेवर है। वॉल्ज के पहले घुमाव में आद्विका ने चेन टर्न्स की एक श्रृंखला निष्पादित की जिसने हॉल की पूरी लंबाई को कवर किया। उसके घुमाव पूरी तरह से नियंत्रित थे। उसकी मुद्रा एक भाले की तरह सीधी थी, उसकी भुजाएं गति में भी शास्त्रीय आकार बनाए हुए थीं। यह तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था। गौरव को पेट में पहली बार कसक महसूस हुई। असंभव, उन्होंने फुसफुसाया, एक सफाई कर्मी ऐसे नृत्य नहीं कर सकती। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब संगीत दूसरे आंदोलन के लिए तेज हुआ तो आद्विका ने ग्रैंड जटेस और असेंबलिस के संयोजन के साथ जवाब दिया, जिसने न केवल तकनीक बल्कि प्रभावशाली शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। हर छलांग एक सही ऊंचाई तक पहुंची, हर लैंडिंग खामोश थी, जैसे एक पंख जमीन को छू रहा हो। डॉ.
मीरा शर्मा की आंखों में आंसू थे। 25 साल तक बैले कंपनियों का निर्देशन किया था और शायद ही कभी इतनी पूर्ण प्रस्तुति देखी हो। वह सिर्फ नृत्य नहीं कर रही है, उन्होंने सोचा, वह अपनी जीवन कहानी को आंदोलनों के माध्यम से बता रही है। यह ठीक वही था जो हो रहा था। आद्विका के हर हाव भाव में 15 साल के दबे हुए सपने थे। जब वह अपनी भुजाओं को बड़े पोर्ट डी ब्रास में फैलाती थी तो वह दुनिया के उन सभी बच्चों को गले लगा रही थी जिन्हें वह अपनी इच्छा से नहीं पाल सकी। जब वह घुमाव निष्पादित करती थी तो वह उस सभी दर्द और अपमान से दूर घूम रही थी जो उसने सहा था। जब वह कूदती थी तो वह उन सभी बाधाओं के ऊपर कूद रही थी जो जीवन ने उसके रास्ते में डाली थीं। दर्शक मंत्रमुग्ध थे। प्रिस्नी वॉल्स के तीसरे भाग में, जो तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण था, आद्विका ने ग्रैंड फोर्टेस की एक श्रृंखला निष्पादित की जिसने ऑर्केस्ट्रा के संगीतकारों से भी प्रशंसा भरी आहें निकाली। 16 लगातार घुमाव थे, हर एक पूर्ण नियंत्रण के साथ निष्पादित किया गया था। उसकी विस्तारित टोंग हवा में सही वृत्त खींच रही थी। गौरव का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने सार्वजनिक अपमान को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। यह नहीं हो सकता, वह मानसिक रूप से दोहराता रहा। वह तो बस एक नौकरानी है। राजेश मेहता हौसला पूरी तरह से भूल गया था, जैसा कि पायल और बाकी सभी जो दूसरों के अपमान का मजा लेने आए थे। अब वे केवल एक ऐसे प्रदर्शन के तल्लीन दर्शक थे जिसे दुनिया के कुछ ही थिएटरों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। लेकिन अंतिम क्षण में आद्विका ने सब कुछ एक पारलौकिक स्तर पर पहुंचा दिया। जब संगीत अंतिम क्रेशेंडो पर पहुंचा तो उसने खुद को हॉल के ठीक केंद्र में स्थापित किया और पूरी वॉल्ज की सबसे कठिन अनुक्रम निष्पादित की। टूर झटे सिस्सोने फर्मे अवंत का ऑन द यार्ड एन अवंत का एक संयोजन जिसमें न केवल सही तकनीक बल्कि एक गहरी नाटकीय व्याख्या की भी आवश्यकता थी। उसने अपनी कहानी नृत्य की। उसने एक सांवली महिला की तरह नृत्य किया जिसे आधे अवसरों को प्राप्त करने के लिए हमेशा 2 गुना बेहतर होना पड़ता था। उसने अपना दर्द, अपना संघर्ष, अपने बच्चों के लिए प्यार, अपने पति की याद, जीवित रहने का दृढ़ संकल्प, बेहतर दिनों की उम्मीद नृत्य की। हर हरकत एक शब्द था, हर अनुक्रम नृत्य की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से बताई गई एक सुंदर और दर्दनाक कहानी का एक पूरा वाक्य था। जब अंतिम राग आया तो आद्विका ने एक सही सम्मान के साथ समाप्त किया। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी भुजाएं शास्त्रीय 5वीं स्थिति में थीं, उसकी सांस नियंत्रित थी जैसे वह एक सुंदर सपने से अभी उठी हो। उसके बाद की खामोशी कुल और स्तब्ध करने वाली थी। 15 शाश्वत सेकंड के लिए 500 लोग स्थिर रहे, यह संसाधित करते हुए कि उन्होंने अभी क्या देखा था। यह संभव नहीं था कि एक साधारण सफाई कर्मी ने अभी सबसे पूर्ण प्रदर्शनों में से एक निष्पादित किया हो जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा था। गौरव पूरी तरह से सदमे में था। उसका मुंह खुला था, उसकी आंखें चौड़ी थीं, उसका दिमाग वास्तविकता को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जिस महिला को उसने अपमानित करने की कोशिश की थी, उसने अभी एक ऐसी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास थी। मीरा शर्मा पहली थीं जिन्होंने खामोशी तोड़ी। वाह! वह चिल्ला उठी, अपनी कुर्सी से उठते हुए आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। वाह! एक लहर की तरह पूरी भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खड़ी हो गई। 500 लोग जोर से तालियां बजाते हुए एक साथ वाह चिल्लाते हुए कुछ शुद्ध सुंदरता से भावुक होकर रो रहे थे जो उन्होंने अभी देखा था। आद्विका ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, अपने प्रदर्शन से अभी भी सदमे में थी। कुछ मिनटों के लिए वह फिर से बैलेरीना बन गई थी जो उसे हमेशा से बनना था। उसने उसी जुनून और पूर्णता के साथ नृत्य किया था जैसे वह किशोरी थी, लेकिन अब उस भावनात्मक गहराई के साथ जो केवल जीवन ही सिखा सकता है। गौरव बैठा रहा, भूत की तरह पीला पड़ा हुआ, अपने सार्वजनिक अपमान को धीमी गति में होते हुए देखता रहा। कई मेहमान आद्विका के पास उसे बधाई देने के लिए पहले ही आ चुके थे, उसे उस असाधारण कलाकार के रूप में मानते हुए जो वह स्पष्ट रूप से थी। आपने कहां से सीखा? एक सुरुचिपूर्ण महिला ने पूछा। आप दोबारा कब प्रदर्शन करेंगी? एक सूट पहने व्यक्ति ने पूछा। आपका कोई एजेंट है? एक युवा महिला ने प्रशंसा से चमकती आंखों से पूछा। लेकिन ये मीरा शर्मा थीं जो उस सवाल के साथ पास आईं जिसने सब कुछ बदल दिया। आपका पूरा नाम क्या है मेरी प्यारी? क्योंकि आपने अभी एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। गौरव जानते थे कि वह पूरी तरह से हार चुके थे और सबसे बुरा अभी आना बाकी था। आद्विका शर्मा, उसने भावना से अभी भी कांपती आवाज में जवाब दिया, तालियों के दौरान बहने वाले आंसू को चुपचाप पोंछते हुए। मेरा नाम आद्विका शर्मा है। मीरा शर्मा ने आद्विका के हाथों को कोमलता से पकड़ा जैसे कोई एक कीमती कलाकृति को छूता है।
आद्विका, आपको कितने समय से पेशेवर रूप से प्रदर्शन नहीं किया है? 15 साल, आद्विका ने फुसफुसाया। मैंने 15 साल से प्रदर्शन नहीं किया है। पास के मेहमानों में अविश्वास की एक फुसफुसाहट फैल गई। इतने समय तक मंच से दूर रहने के बाद भी इतनी सही तकनीक कैसे बनाए रखना संभव था? असंभव, डॉ। मीरा ने प्रशंसा में सिर हिलाते हुए कहा। आपने अभी जो किया वह शुद्ध कला थी। दुनिया में बहुत कम बैलेरीना तकनीकी पूर्णता बनाए रखते हुए इतनी भावना व्यक्त कर पाती हैं। तभी गौरव आखिरकार अपनी कुर्सी से उठे, उस स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए जिसे उन्होंने बनाया था। उनका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था, लेकिन वह जानते थे कि वह सिर्फ भाग नहीं सकते। सैकड़ों लोग देख रहे थे, कई मोबाइल फोन से फिल्मा रहे थे। बहुत अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती आकस्मिक आवाज में कहा, आद्विका की ओर चलते हुए। वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखें आद्विका की आंखों से मिलीं और अपने जीवन में पहली बार गौरव खन्ना ने खुद को किसी और के सामने छोटा महसूस किया। आद्विका के भाव में कुछ ऐसा था, घमंड नहीं बल्कि एक अडिग गरिमा जो उनके पास अपनी। मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरा मानना है कि आपको इस महिला से कुछ कहना चाहिए, और केवल शब्द ही नहीं। गौरव ने थूक निगल लिया। उन्होंने सैकड़ों गवाहों के सामने सार्वजनिक रूप से शर्त लगाई थी। कुछ ने उनके शुरुआती टिप्पणियों को रिकॉर्ड भी किया था। जो उन्होंने वादा किया था उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। आपने अच्छा नृत्य किया, उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया। वास्तव में बहुत अच्छा। अच्छा, डॉ। मीरा चिल्लाईं। श्री खन्ना, हमने अभी जो देखा वह 40 साल के कलात्मक करियर में सबसे असाधारण प्रदर्शनों में से एक था। इस महिला ने सिर्फ अच्छा नृत्य नहीं किया, उसने शानदार नृत्य किया। अन्य मेहमानों ने भी बात करना शुरू कर दिया। पंडित शिवकुमार, कंडक्टर, भावनाओं से चमकती आंखों के साथ पास आए। 50 साल तक ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते हुए उन्होंने अभी भी मजबूत इतालवी लहजे में कहा, मैंने शायद ही कभी किसी को स्ट्रॉस की रचना को इतनी सटीकता और भावना के साथ प्रस्तुत करते देखा हो। देवी जी, आप एक सच्ची कलाकार हैं। श्री विवेक कुमार, शहर के सबसे बड़े अखबार के कला समीक्षक, आद्विका के पास पहुंचने के लिए लोगों को धक्का दे रहे थे। हमें बात करने की जरूरत है, उन्होंने तुरंत कहा। दिल्ली को यह जानना जरूरी है कि हमारे पास इतनी महान प्रतिभा है जो सफाई का काम कर रही है। आद्विका ने बिना शर्म के जोड़ा, मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए सफाई का काम करती हूँ। उसके बाद की खामोशी भावना से भरी हुई थी। दर्शक आखिरकार स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। यह सिर्फ एक प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं था, यह एक असाधारण कलाकार की कहानी थी जिसे जीवन ने अदृश्यता में धकेल दिया था। मेरे बच्चे, आद्विका ने फुसफुसाया। अचानक वास्तविकता याद आ गई। वे घर पर अकेले हैं, मुझे इंतजार करो। डॉ। मीरा ने दृढ़ता से रोका, सबसे पहले इस सज्जन को अपना कर्ज चुकाना है। सभी की नजरें गौरव पर टिकी थीं, जो स्पष्ट रूप से असहज थे। वह जानते थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपने बटुए से हिदस शून्य के 5 नोट अनिच्छुक आंदोलनों के साथ निकाले। यहाँ योट 50 शून्य है, उन्होंने पैसे को अनिच्छा से बढ़ाते हुए कहा। और शर्त का बाकी हिस्सा? डॉ। मीरा ने एक मुस्कान के साथ पूछा, जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। गौरव का चेहरा पीला पड़ गया। बाकी? आपने कहा था कि अगर वह आपको प्रभावित कर पाई तो आप अपने हाथों से हॉल साफ करेंगे। राजेश मेहता ने याद दिलाया, जो अब अपने दोस्त की बेचैनी का मजा ले रहा था। और यार, उसने केवल प्रभावित ही नहीं किया, उसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं मजाक कर रहा था, स्पष्ट रूप से। गौरव हकलाया। मजाक? डॉ। मीरा की आवाज ठंडी हो गई। श्री खन्ना, जब आपने इस महिला को आधे घंटे पहले सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, तो क्या आप भी मजाक कर रहे थे? जब आपने उसकी भव्यता की कल्पना के बारे में क्रूर टिप्पणियां की थीं, क्या आप मजाक कर रहे थे? पूरा हॉल इस टकराव को देख रहा था। कई मेहमानों के हाथों में मोबाइल फोन थे, हर सेकंड रिकॉर्ड कर रहे थे। गौरव ने महसूस किया कि अगर उसने शर्त पूरी नहीं की तो उसकी प्रतिष्ठा के लिए घोटाला बहुत बुरा होगा। ठीक है, उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मैं पूरा हॉल साफ नहीं करूंगा। यह हास्यास्पद है। एक शर्त है। पंडित शिवकुमार ने दृढ़ता से कहा। एक सज्जन अपना वचन निभाता है। गौरव ने हताशा में चारों ओर देखा, समर्थन की तलाश में, लेकिन उसे केवल उम्मीद की नजरें मिलीं। उसके करीबी दोस्त भी लग रहा था कि वह अपना वादा निभाएगा। दबे हुए क्रोध के कठोर आंदोलनों के साथ उसने अपनी सूट जैकेट उतारी और अपनी सफेद कमीज की आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। एक वेटर, स्थिति को समझते हुए, एक झाड़ू और एक सफाई का कपड़ा लाया। आपको सब कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है, आद्विका ने धीरे से कहा, पैसे मिलने के बाद पहली बार बोलते हुए। बस उस जगह को पोंछ दीजिए जहां मैंने नृत्य किया। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है।
यह दया का एक कार्य था जिसके गौरव लायक नहीं था और सभी जानते थे। लेकिन आद्विका उसकी तरह क्रूर नहीं थी। वह बस एक मजबूत महिला थी जिसने अभी अभी अपनी गरिमा वापस पाई थी। गौरव संगमरमर के फर्श पर घुटने टेक कर उस जगह को पहुंचने लगा जहां आद्विका ने नृत्य किया था। हर हरकत एक सार्वजनिक अपमान था, लेकिन एक सबक भी था कि दौलत किसी को भी किसी और से श्रेष्ठ नहीं बनाती। इस बीच मीरा आद्विका से तुरंत बात कर रही थी। मेरी प्यारी, मैं नेशनल थिएटर चलाती हूँ। हमें आपके भविष्य के बारे में बात करने की जरूरत है। आपने अभी जो किया वह छिपा नहीं रह सकता। आद्विका ने अपने हाथों में हिपचास शून्य को देखा, जितना पैसा उसने सालों में एक साथ नहीं देखा था, और फिर उस सुरुचिपूर्ण महिला को देखा जो भविष्य के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे वह वास्तव में संभव हो। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उसने कहा। मैं बस उन्हें ले आओ। मीरा ने बीच में रोका। थिएटर में कर्मचारियों के बच्चों के लिए डे केयर है। आद्विका, तुम छिपने के लिए बहुत अच्छी हो। भारत को यह देखने की जरूरत है कि तुम क्या कर सकती हो। गौरव ने फर्श साफ करना समाप्त किया और शर्म से लाल चेहरे और कुचले हुए सूट के साथ उठा। उन्होंने सबसे सार्वजनिक तरीके से सीखा था कि सच्ची प्रतिभा सामाजिक वर्ग को नहीं जानती। क्या मैं अब जा सकता हूं? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। हाँ मीरा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। गौरव खामोशी से हॉल से बाहर निकले। मेहमानों की फुसफुसाहट और तिरस्कार भरी नजरों के बीच उनकी शक्तिशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा एक 30 साल की महिला द्वारा नष्ट कर दी गई थी, जिसे उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की थी। आद्विका ने पैसे को अपने साधारण पर्स में रखा और हॉल के चारों ओर देखा। जहां 15 मिनट पहले वह सिर्फ एक अदृश्य सफाई कर्मी थी, अब वह दिल्ली के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों के ध्यान का केंद्र थी। जीवन पूरी तरह से बदल गया था। 6 महीने बाद नेशनल थिएटर दिल्ली की रातें के प्रीमियर के लिए खचाखच भरा था। एक ऐसा शो जो विशेष रूप से आद्विका शर्मा के लिए बनाया गया था, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर वह सफाई कर्मी जिसने अपने जीवन के लिए नृत्य किया के रूप में जानी जाती थी। पहली पंक्ति में मयंक और सानवी अपनी मां को गर्व से चमकती आंखों से देख रहे थे। 7 साल की उम्र में मयंक पहले ही अपने स्कूल के दोस्तों से कह रहा था, मेरी मां भारत की सबसे प्रसिद्ध बैलेरिना है। 5 साल की सानवी बस दोहराती थी, मां मंच पर उड़ती हैं। मीरा शर्मा ने उस परिवर्तनकारी रात में किए गए हर वादे को निभाया था। आद्विका को नेशनल थिएटर की प्रमुख बैलेरिना के रूप में काम पर रखा गया था, जिसकी तनख्वाह इतनी थी कि वह न केवल परिवार का सम्मानपूर्वक भरण पोषण कर सके, बल्कि उन सपनों को भी पूरा कर सके जो असंभव लगते थे। मंडावली के 2 कमरों वाले अपार्टमेंट की जगह कनॉट प्लेस के पास एक 3 बेडरूम का घर था, जो हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण वाले एक पॉश इलाके में था, जहां से उसे सुबह सूर्योदय दिखता था। मयंक एक उत्कृष्ट निजी स्कूल में पढ़ रहा था और सानवी ने अंततः अपने अस्थमा का पूरी तरह से इलाज करवा लिया था, जो उसे बचपन से परेशान कर रहा था। लेकिन सबसे सुंदर परिवर्तन बैंक खाते या नए पते में नहीं था, वह आद्विका की आंखों में था। उस विशेष रात को नेशनल थिएटर के मंच पर पहली बार पूरी तरह से मुख्य भूमिका में प्रवेश करने की तैयारी करते हुए आद्विका ने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उस पल को संभव बनाया था। दादी अम्मा 79 साल की उम्र में तीसरी पंक्ति में एक चमकती मुस्कान के साथ बैठी थीं। मुझे हमेशा से पता था कि यह दिन आएगा, उन्होंने 1 हफ्ते पहले कहा था। तुम्हारी जैसी प्रतिभा हमेशा के लिए छिपी रहने के लिए बहुत दुर्लभ है। पंडित शिव कुमार उस रात के कंडक्टर थे। आद्विका के प्रीमियर में कंडक्ट करने का विशेष निमंत्रण स्वीकार करते हुए, यह एक सम्मान है, उन्होंने भावुक होकर कहा। एक सच्ची कलाकार एक सही रात की हकदार है। श्री विवेक कुमार, वह समीक्षक जो आद्विका से ताज पैलेस होटल की रात को मिले थे, अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर छपने वाली कहानी लिखने के लिए मौजूद थे। उनका लेख पहले ही आधा तैयार था। आद्विका शर्मा सिर्फ एक असाधारण बैलेरिना नहीं है, वह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्ची प्रतिभा किसी भी सामाजिक या जातीय बाधा को पार कर जाती है, हमेशा प्रकाश में अपना रास्ता खोज लेती है। उस घातक रात के कुछ लोगों ने भी टिकट मांगे थे। राजेश मेहता और पायल वर्मा दर्शकों में थे। अब उस महिला के वास्तविक प्रशंसक थे जिसे उन्होंने 6 महीने पहले अपमानित करने में मदद की थी। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी, पायल ने अपनी सहेलियों से कबूल किया था। उस महिला को नृत्य करते देखना विनम्रता का एक सबक था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन दर्शकों में एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति थी, गौरव खन्ना। उस रात के बाद के महीनों में गौरव ने अपने जीवन में कुछ बिल्कुल नया अनुभव किया था, अपने क्रूर कृत्यों के वास्तविक परिणाम। उसके सार्वजनिक खोसान व्यक्त खोस लाखों लोगों ने इसे देखा था, जिन्होंने आद्विका की जीत का शीदान
साझेदार दूर हो गए, साझेदार दूर हो गए। न्यायिकों ने अनुबंध रद्द, कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। खन्ना फाउंडेशन की विश्वसनीयता तब खो गई जब जांच से पता चला कि जुटाए गए धन का 10% से भी कम वास्तव में घोषित सामाजिक कार्यों तक पहुंचा था। गौरव ने सबसे दर्दनाक तरीके से सीखा था कि क्रूरता की एक कीमत होती है और हमेशा पैसा उसका भुगतान नहीं कर सकता। आद्विका के प्रीमियर से 3 सप्ताह पहले उसने डॉ. मीरा शर्मा से संपर्क किया था। मैं नेशनल थिएटर को एक दान करना चाहूंगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से असहज होकर कहा। षड 10-00, बिना प्रचार के, बिना किसी बदले में, बस एक दान। डॉ. मीरा ने उसे ध्यान से देखा। और आप ऐसा क्यों करेंगे श्रीमान? गौरव को जवाब देने में समय लगा। क्योंकि मैंने सीखा कि लोगों को नीचा दिखाना मुझे बेहतर नहीं बनाता, यह मुझे छोटा बनाता है। और शायद यह समय है कि मैंने कुछ नुकसानों को ठीक करने की कोशिश की है जो मैंने किए हैं। दान स्वीकार कर लिया गया और इसका उपयोग वंचित समुदायों के युवा नर्तकों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम बनाने के लिए किया गया, जिसमें विशेष रूप से सांवली और हाशिए के प्रतिभाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम का नाम आद्विका शर्मा परियोजना, प्रतिभा की कोई सीमा नहीं। अब नेशनल थिएटर के ग्रीन रूम में आद्विका अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन के लिए तैयार हो रही थी। पहनावा नीले और चांदी के रंगों में एक शास्त्रीय टुटू था जो उसे एक परी कथा राजकुमारी जैसा दिखाता था। दरवाजे पर एक दस्तक ने उसके विचारों को बाधित किया। आद्विका, डॉ. मीरा थीं। कोई है जो प्रदर्शन से पहले आपसे बात करना चाहता है। दरवाजा खुला और गौरव खन्ना ग्रीन रूम में दाखिल हुए। वह अलग दिख रहे थे, ज्यादा विनम्र, उस घमंड के बिना जो उनकी विशेषता थी। उन्होंने सफेद फूलों का एक साधारण गुलदस्ता पकड़ रखा था। आद्विका, उन्होंने हिचकिचाती आवाज में कहा, मैं उस रात मैंने जो किया, उसके लिए, जिस तरह से मैंने आपके साथ व्यवहार किया, उसके लिए, हर चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। आद्विका ने उसे कुछ सेकंड तक देखा। उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपनी ही क्रूरता से टूटा हुआ था, कोई ऐसा जिसने आखिरकार अपने कृत्यों का भार समझ लिया था। मैं आपकी माफी स्वीकार करती हूं, उसने बस कहा। हम सभी बेहतर इंसान बनने का दूसरा मौका पाने के हकदार हैं। गौरव ने कांपते हाथों से फूल सौंपे। आप हर अच्छी चीज के हकदार हैं जो हुई, और उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। वह खामोशी से ग्रीन रूम से बाहर निकले और आद्विका फूलों को देखकर मुस्कुराई। यह एक दर्दनाक चक्र का समापन और उसके नए जीवन की निश्चित शुरुआत थी। 5 मिनट बाद वह मंच पर 1500 लोगों के सामने खड़ी थी। संगीत शुरू होने से पहले ही खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जब क्लेयर डेलून के पहले सुर थिएटर में भर गए तो आद्विका ने केवल सही तकनीक के साथ नहीं, बल्कि उस शुद्ध आनंद के साथ नृत्य करना शुरू किया जिसने अपने सपनों को वापस पा लिया था। दर्शकों में मयंक चिल्लाया, जाओ मां, और सानवी पूरे उत्साह के साथ तालियां बजाने लगी। डॉ. मीरा ने आंसू भरी आंखों से मंच के किनारे से देखा। कभी कभी उन्होंने सोचा, जीवन हमें वह सुंदर कहानी देता है जिसकी हमें जरूरत थी। जब 15 मिनट की खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के बाद पर्दा गिरा तो आद्विका मुस्कुराई, अपने ग्रीन रूम में गौरव के फूलों को देखते हुए। उसने माफ कर दिया था, लेकिन सबसे बढ़कर उसने जीत हासिल की थी। अदृश्य सफाईकर्मी एक अविस्मरणीय सितारा बन गई थी और उसकी रोशनी हमेशा के लिए चमकेगी।